हेलो गाइस, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में आप सभी विद्यार्थी का स्वागत है। आज मैं आप सभी विद्यार्थी को लेसन 4 पढ़ाऊंगा, शरीर की सफाई। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। शरीर की सफाई, व्यक्तिगत और घरेलू स्वच्छता, हाथ धोना, अतिसार, दस्त संबंधी रोगों की रोकथाम करने के लिए ठीक ढंग से हाथ धोना ही सबसे अधिक प्रभावपूर्ण तरीका है। मनुष्य के मल मूत्र के रोगाणु हाथ पर नहीं रहने चाहिए और सिर्फ पानी से ही हाथ धोकर ही उन्हें हाथ से दूर नहीं किया जा सकता। पानी के साथ प्रयोग करने पर साबुन और लकड़ी की दोनों ही सफाई के अच्छे और रोगाणुनाशक साधन हैं और हाथों पर तथा बर्तनों पर चिपके रोगाणु को नष्ट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। निम्नलिखित कार्य करने के बाद हाथ को साबुन और पानी से अवश्य धोना चाहिए। शौच के बाद, बच्चे के शौच, टट्टी करने पर, उसकी सफाई करने के बाद, भोजन करने अथवा भोजन बनाने से पहले। अच्छी व्यक्तिगत सफाई को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है कि समुदाय के सदस्यों को इस लक्ष्य के बारे में प्रेरित किया जाए और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनमें जागरूकता उत्पन्न की जाए। स्नान करना, सफाई और आकर्षण दिखने के लिए नियमित रूप से स्नान करना और कपड़ों की धुलाई करना महत्वपूर्ण है। इससे सफाई से संबंधित रोग जैसे खुजली, दाद, रोए, नेत्र, सले, श्रमकला, शोथ और जूं जनित संतृप्त ज्वर की रोकथाम होती है। शैक्षिक और प्रचार प्रसार गतिविधियां स्नान और कपड़े धोने की आदत को प्रोत्साहित कर सकती है, लेकिन स्नानघरों की संख्या को बढ़ावा और सुविधाजनक स्थानों पर उनका निर्माण करना ज़्यादा प्रभावपूर्ण हो सकता है। साबुन से नहाने से ट्रकोमा के संक्रमण की रोकथाम की जा सकती है। ट्रकोमा की बीमारी से अंधापन और आँख की अन्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। विशेष रूप से बच्चों का चेहरा, मुंह नियमित रूप से और अच्छी तरह से धोना चाहिए। यदि बच्चे को ट्रकोमा है तो उसके मुंह को पोंछने अथवा सुखाने के लिए एक विशेष तौलिया अथवा टिश्यूज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तौलिया का इस्तेमाल अन्य बच्चों के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यह रोग दूसरे बच्चों में भी फैल सकता है। आदर्श स्नान करने की आदत को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों को मक्खियों की संख्या कम करने वाले और स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले कार्यक्रम के साथ मिलाया जाना चाहिए। मक्खियाँ ट्रकोमा और अन्य रोगों को फैलाती है। लोगों को अच्छी तरह से स्नान करने के लिए पर्याप्त पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन पानी दूर से टकोर लाने की स्थिति में अधिक पानी का इस्तेमाल करने की सलाह देना ठीक नहीं है। इसके साथ ही स्नान करने की अनेक पारंपरिक प्रथाएं पानी का इस्तेमाल प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं करती है, जिसकी वजह से स्वच्छता को सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है। लेकिन मौजूदा प्रयोग की विधि में संशोधन कर, जैसे नल टोटी के साथ पानी के टैंक के प्रयोग को बढ़ावा देकर पानी का बेहतर ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग सामुदायिक सौर यूनिटों का प्रयोग करने जैसा कि सुलभ शौचालय परिसर में उपलब्ध कराया गया है से यह बड़े गांवों में आय सर्जित करने का एक साधन भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए सावधानीपूर्वक इनकी देखभाल करने की आवश्यकता है और इन शौचालयों स्नानगृहों का उपयुक्त स्थान पर होना आवश्यक है। कपड़ों की धुलाई, कपड़ा और बिस्तर की चादरों आदि की धुलाई को बढ़ावा देने के लिए जल स्रोत के नज़दीक समतल स्थान स्लैब अथवा सिंक का निर्माण किया जाना चाहिए। इन्हें कपड़े और बिस्तर की चादरें आदि भारी वजनदार वस्त्रों को धोने के लिए लंबा चौड़ा बनाया जाना चाहिए। उनका निर्माण इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे पानी कपड़े धोने एवं जल स्रोत के स्थान से बहकर नाली में चला जाए। जहाँ तक हो सके कपड़े धोने के स्थान को प्राथमिक प्राकृतिक जल स्रोत, धाराओं और चिकनाई सिंचाई की नहरों से दूर बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इससे सिस्टोनाइसिस के संचरण का खतरा बन जाता है। संपूर्ण व्यक्तिगत स्वच्छता कार्यक्रम के घटक: हाथ साफ रखने की क्रिया, व्यक्तिगत सफाई रखना, साफ और उचित वर्दी पहनना तथा ड्रेस कोड, अस्वस्थ आदतों और कार्यों से दूर रहना, अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखना, अस्वस्थता का इलाज करवाना, सेहत आदतें तथा शरीर की सफाई, हेल्थ हैबिट एंड हैंडिस इन डिटेल्स,
स्वास्थ्य के लिए शरीर की सफाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। शरीर की सफाई एक विज्ञान है जिसको अपनाकर व्यक्ति अपने शरीर तथा मन को चुस्त दुरुस्त रख सकता है। शरीर की सफाई हर एक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी होती है। सेहत या स्वास्थ्य से अभिप्राय है जीवन का उच्च स्तर जिसको कायम रखकर व्यक्ति अपने शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को कायम रख सकता है। अपने आसपास के वातावरण के अनुकूल अगर व्यक्ति का जीवन तालमेल खाता हो तो व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करता है। शरीर की सफाई केवल अंगों तक ही सीमित नहीं बल्कि इसमें व्यक्ति की आदतें, स्वाभाविक तथा खानदानी गुण, शांत स्वभाव, गहरी नींद, साफ पहरावा, कसरत तथा घरेलू जीवन भी शामिल है। हेल्थ हैबिट तंदुरुस्ती को अधिक समय तक अपनाए रखने के लिए अच्छी आदतों की विशेष भूमिका है। ये किताबों में नहीं मिलती बल्कि व्यक्ति अपने रोजाना के अनुभवों से सीखता है। एक बार बनी हुई आदत बदलनी मुश्किल हो जाती है। अच्छी आदत व्यक्ति का पूरा दूसरा जीवन है। अच्छी आदतों के साथ ही जीवन स्तर ऊंचा होता है। हमारी आदतें एक समान तथा अपनी कार्यविधि व्यवस्था के अनुकूल होनी चाहिए। जीवन कब खाना है, नहाना और सोच किस समय जाना है, सभी कार्य ठीक समय करने चाहिए। आदतों में हम शामिल करते हैं खाना पीना, जो समय अनुसार तथा ठीक मात्रा में हो। जब भूख लगे तब खाना चाहिए। पूरी तरह चबा चबा कर खाना चाहिए। खाने के हर कोर को 32 बार चबाना चाहिए। साबुत कोर को अंदर ले जाने से परहेज करना चाहिए। खाने के बाद पानी पीना ठीक है। सुबह उठते ही पानी पीने की आदत अच्छी है। शराब, नशा, हकीम तथा तंबाकू का प्रयोग करने से परहेज करना चाहिए। अपाचन पाचन प्रक्रिया की आदत होनी चाहिए। इसका संतुलन तभी नष्ट होता है जब हम दूषित, बासी या अपूर्ण खुराक खाते हैं, जल्दी में खाते हैं, अच्छी तरह चबाते नहीं, खाने के समय गुस्से तथा चिंता में होते हैं। इन कारणों के कारण पाचन प्रक्रिया बिगड़ जाती है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इस बुरी आदत को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। मोटापा या वजन हमारे खाने पीने की बुरी आदत के कारण होता है। इसके कई कारण हम कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। शरीर का 10 से 20% व्यस्त भाग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। साधारण तौर पर व्यक्ति का भार उसके कद तथा आयु के अनुसार होना चाहिए। व्यक्ति की लंबाई जितने सेंटीमीटर हो उसमें 100 घंटा कर व्यक्ति का ठीक भार निकाला जा सकता है। जैसे किसी व्यक्ति की लंबाई 150 सेंटीमीटर है तो उसमें से 100 घटाकर 50 किलो भार उस व्यक्ति का होना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य तथा शरीर का आपसी संबंध बनाए रखने के लिए नशों से परहेज तथा रोजाना व्यायाम करना भी जरूरी है। सेहत के लिए बेहतर आदतें, साफ रहे, स्वस्थ रहे, रोजाना नहाए। इससे आप दिन भर तरोताज़ा महसूस करेंगे और शरीर से आने वाली बदबू से छुटकारा मिलेगा। बालों को साफ रखें। 2 से 3 दिन में एक बार तेल लगाकर अच्छे शैम्पू या साबुन से बाल धोएं। साफ सुथरे धुले कपड़े पहने। इससे आप कई तरह के संक्रमण, इन्फेक्शन से बचेंगे। अगर घर में छोटा बच्चा हो तो उसके कपड़े डिटॉल में धोकर उसे पहनाएं। नाखून काटें। अपने हाथ और पैरों के नाखून को काटें। इससे आपके हाथ पैर साफ रहेंगे और आप बैक्टीरिया और रोगाणु को मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश करने से रोक सकेंगे। नाखून न चबाएं। अगर आपको नाखून चबाने की आदत है तो उसे तुरंत छोड़ दें। ब्रश करें। दिन में 2 से 3 बार ब्रश करें, कई बार कुल्ला भी करें। इससे आपका मुंह साफ रहेगा। अपने मसूड़ों का भी ध्यान रखें। हाथ धोएं। अपने हाथों को एंटीसेप्टिक साबुन से धोएं। खाना खाने से पहले और बाद में या बाहर से आने के बाद या टॉयलेट जाने के बाद एंटीसेप्टिक साबुन से हाथ जरूर धोएं। ऐसा करने से आप कई बीमारियों और संक्रमण को अपने से दूर रख सकते हैं। खांसते और छींकते वक्त मुंह पर हाथ रखें। ऐसा करने से दूसरों तक इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। छींकने या खांसने के बाद मुंह और हाथों को अच्छी तरह से धोएं। घर साफ रखें। घर में धूल और मिट्टी होने से एलर्जी और फिर दमा, अस्थमा की शिकायत हो सकती है। घर में पानी जमा होने से मच्छर भी इकट्ठे होते हैं और मलेरिया का खतरा रहता है। खून का संचार, स्वस्थ सांस प्रक्रिया और अच्छी पाचन प्रक्रिया और स्वास्थ्य का संबंध। तंदुरुस्ती तभी बनी रह सकती है जब शरीर की मुख्य प्रक्रिया अपना काम ठीक ढंग से करे। यदि इनका काम ठीक ढंग से ना हो तो सेहत का बिगड़ना कोई हैरानी वाली बात नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य
का संबंध इन संचार प्रक्रियाओं के साथ है। शरीर में खून का संचार। ब्लड खून शरीर की तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है। दिल हर समय धड़कता रहता है। इसके साथ खून दिल के अंदर आता है और साफ होकर नाड़ियों तक कोशिकाओं में इससे गुजरता हुआ शरीर का चक्कर पूरा करता रहता है। परंतु जब खून की नाड़ियाँ मोटी और सख्त हो जाती है तब खून का दौरा ठीक ढंग से नहीं होता। यह हमारी भोजन अवस्था के ऊपर निर्भर करता है कि जब हम चिकनाई युक्त वस्तुओं का अधिक इस्तेमाल करते हैं जिससे नाड़ियों में चर्बी जम जाती है तो वे सिकुड़ जाती है। इसके कारण ही खून का दबाव बढ़ जाता है और दिल के रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि शराब तंबाकू का प्रयोग भी खून के संचार को प्रभावित करता है। हमारी आदतें भी इसको बिगड़ने के लिए जिम्मेदार होती है। कसरत न करना भी कमज़ोर सेहत की निशानी है। श्वास संचार प्रक्रिया। श्वास संचार का मुख्य काम ऑक्सीजन प्राप्त करके अलग अलग अंगों तक पहुंचाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। जो हवा सांस लेने से अंदर जाती है, नाक उस हवा को गर्म और नरम करता है। यह गले के पोल और कंठ नली के साथ जुड़ा होता है जिसे को हम गले कहते हैं। इसमें दो नलियाँ होती है, एक दाई और एक बाई। सांस नली जिसको ब्रोंकस कहते हैं, ये ब्रोंकस भी छोटे छोटे हिस्सों में बटी होती है जिसको ब्रोंकोस कहते हैं और यह सांस की कोशिकाओं के साथ जुड़ी होती है। कोई भी चीज़ जो इनके साथ अंदर जाती हुई हवा में रुकावट डालती है वह सांस की बीमारी का कारण बनती है। इस प्रकार फेफड़े भी श्वास प्रणाली के साथ जुड़े होते हैं। जब हम सांस अंदर खींचते हैं तब ऑक्सीजन उस रक्त के साथ शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचती है और इनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। दमा एक ऐसा रोग है जो सांस प्रणाली के साथ जुड़ा है। अगर ताज़ी हवा अंदर नहीं जाती तो नाखून होंठ पीले पड़ जाते हैं और गर्दन की नाड़ियाँ फूल जाती है। बुखार होने से सफ़ेद बलगम और खांसी आती है। आमतौर पर दमा एलर्जी के कारण होती है। हवा प्रदूषण तथा परेशानी, घबराहट, चिंता के साथ भी कुछ लोग दमे के शिकार हो जाते हैं। कई बार ब्रोंकाइटिस सांस नली में सूजन आ जाती है। यह एक वायरस रोगाणु के कारण होती है। फोड़ा सांस नली के अंतिम सिरे में रुकावट के कारण छूत फैलाने से फोड़ा हो जाता है जिसकी पीप फेफड़ों में चली जाती है और बलगम के रूप में खांसी करने पर बाहर आती है। निमोनिया भी फेफड़ों का छूत रोग है। यह रोग अक्सर खसरा, कली, खांसी, फ्लू, दमा आदि सांस की बीमारियों के कारण या किसी भयानक रोग के बाद होता है। फेफड़े का कैंसर यह 50 से 60 साल की आयु तक के लोगों को होता है। इसका मुख्य कारण सिगरेट और तंबाकू पीना है। कारखानों का धुआं तथा वातावरण का प्रदूषण भी कारण हो सकता है। जिस व्यक्ति को फेफड़ों का कैंसर हो उसको खांसी, बलगम में खून या सांस लेने में कठिनाई होती है। पाचन प्रक्रिया पेट के अंदर आंत प्रणाली का कार्य भोजन का पाचन करना है। भोजन तत्वों को अवशोषित करना तथा शरीर के व्यस्त पदार्थ को पखाने द्वारा बाहर निकालना है। मुंह में दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में चबाते हैं। लार ग्रंथियों से निकलने वाला रस भोजन को नरम करता है ताकि आसानी से अंदर जा सके। भोजन प्रक्रिया से संबंधित अंगों में बीमारी के कारण व्यक्ति भोजन अच्छी तरह से चबा नहीं सकता जिस कारण पोषण पर प्रभाव पड़ता है। मुंह में से भोजन पेट तक पहुंचता है। पेट में तेजाब पैदा होता है। जिगर में भी निकलता है जो पित्त कोष में जाता है। पाचन रस गलटी रसायन खमीर पैदा करती है। ये सभी भोजन के पाचन करने में सहायता करते हैं। जिगर का तेजाब चिकनाई वाली वस्तुओं का पाचन करने में सहायता करता है। पेट में भोजन 2 से 4 घंटे रहता है। इसके पश्चात यह छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत भी रसायन खमीर पैदा करती है जो भोजन को छोटे टुकड़ों में पहुंचाने के कार्य में सहायता करती है। विटामिन, खनिज तथा अन्य तत्व भी अवशोषित किए जाते हैं। जो भोजन नहीं पचता वह बड़ी आंत में पहुंच जाता है। अगर छोटी आंत में कोई छूत या बीमारी आ जाए तो तत्वों की पाचन करने की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ता है जिस कारण कुपोषण हो जाता है। बड़ी आंत में पखाना बनता है। पानी या तरल पदार्थ अवशोषित हो जाते हैं ताकि पखाना पतला ना हो। अगर बड़ी आंत में छूत हो जाए तो
पानी अवशोषित नहीं कर सकती तथा पखाना पतला आता है। पखाना मल द्वार में से होता हुआ बाहर आ जाता है। चमड़ी, दांत, हाथ तथा दूसरी शारीरिक सफाई। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। इसकी सफाई तथा सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। शरीर का प्रत्येक अंग जरूरी है तथा इसकी देखभाल व सफाई प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जिम्मेदारी है। शारीरिक सफाई के नियम इस प्रकार हैं। चमड़ी की सफाई। शारीरिक चमड़ी की सफाई आवश्यक है। चमड़ी में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें से पसीना बाहर आता है। पसीने के ऊपर धूल के कण चिपक जाते हैं तथा खासतौर पर शरीर के नंगे भाग, मुंह, हाथ, पैर इससे प्रभावित होते हैं। अगर ये छेद धूल कणों से ढके रहे तो शरीर का जहरीला तरल बाहर नहीं निकलता। शरीर पर फोड़े फुंसियाँ निकल आते हैं। शरीर की सफाई हर रोज करनी चाहिए। नहाने के लिए अधिक गर्म पानी का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिस कारण चमड़ी सुकस हो जाती है। नहाने के बाद चमड़ी को तौलिए के साथ साफ करना चाहिए। कपड़े साफ होने चाहिए। खाने के तुरंत बाद नहाना नहीं चाहिए। शरीर के कुछ भाग जैसे हाथ, पैर, मुंह तथा गर्दन जो सदा खुली अवस्था में रहते हैं इनकी सफाई की तरफ खास ध्यान देना चाहिए। दांतों की सफाई। दांत सुंदरता की निशानी है। सफ़ेद दांत हंसे बिना नहीं रहते। एक पुरानी कहावत है। दांत शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। दांतों की मजबूती के लिए पौष्टिक भोजन की जरूरत है जिसमें दूध, अंडे, टमाटर, अमरूद, आंवला तथा अन्य कई वस्तुएं या सब्जियां, फल जिनमें विटामिन सी की मात्रा अधिक हो दांतों के लिए लाभदायक होती है। दांतों की हर रोज सफाई करना जरूरी है। दांतों में साधारण तौर पर भोजन के कुछ कण फंस जाते हैं। बच्चों को खास तौर पर मिठाई, चॉकलेट, टॉफियाँ तथा बलगम इकट्ठी नहीं देने चाहिए क्योंकि इनके खाने से मुंह में जहरीला तब पैदा होकर दांतों को नुकसान पहुंचता है। दांतों में खोंड पैदा हो जाते हैं। मीठी वस्तु की जगह बच्चों को खजूर, अखरोट, आलू बुखारा आदि देने चाहिए। इनके प्रयोग से दांत स्वस्थ तथा सुंदर रहते हैं। विटामिन सी की कमी से बच्चों को स्कर्वी तथा बड़ों को पायरिया हो जाता है। दांतों को साफ करने के लिए ब्रश का प्रयोग ठीक ढंग से करना चाहिए। ब्रश को दांतों पर दाएं बाएं नहीं घुमाना चाहिए बल्कि दांतों को अंदर बाहर ब्रश को ऊपर नीचे करके दांतों की सफाई करनी चाहिए। दांतों का ऊपर का जबड़ा तथा नीचे का जबड़ा अलग अलग करने चाहिए। दांतों को साफ करने के लिए 2 से 3 मिनट तक ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। कठोर ब्रश की जगह नरम ब्रश का प्रयोग करना चाहिए। कठोर ब्रश का प्रयोग मसूड़ों को खराब करता है। ब्रश पर टूथपेस्ट लगाने से पहले ब्रश को गीला नहीं करना चाहिए। ब्रश सुबह शाम करना चाहिए। ब्रश करते समय मुंह तथा जीभ अच्छी तरह साफ करनी चाहिए। हाथों की सफाई और नाखूनों की सफाई। हाथों तथा नाखूनों की सफाई जरूरी है। इनमें अक्सर धूल के कण तथा बैक्टीरिया के कण फंस जाते हैं। खास करके खाना खाने से पहले तथा पखाना जाने के बाद हाथों तथा नाखूनों को साबुन के साथ अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करोगे तो इनके साथ लगी मैल खाना खाते समय पेट में चली जाती है तथा पेट की कई बीमारियां लग जाती है। हाथों के नाखूनों को दांतों से कटने की आदत बुरी है। इससे मुंह में कई बीमारियां छूट की चली जाती है। नाखूनों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए तथा न ही नेल पॉलिश का प्रयोग करना चाहिए। आँख, कान, नाक की सफाई। आँखों की देखभाल तथा सफाई आवश्यक है। अंधेरे में बारीक शब्द, तेज रोशनी, टीवी पर नज़र ठिकनी इन आदतों से नज़र पर प्रभाव पड़ता है। अगर आँख दर्द होती हो या उनमें से कुछ पड़ जाए तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। काजल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आँखों को सुबह शाम ठंडे पानी के छींटे मारने चाहिए। हर 6 महीने बाद किसी अच्छे डॉक्टर के पास आँखों का चेकअप करवाना चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बिना आँख में कोई भी दवाई नहीं डालनी चाहिए। आँखों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन ए युक्त भोजन पदार्थ खाने चाहिए। कानों की संभाल आवश्यक है। कोई भी नोकदार वस्तु कानों में नहीं डालनी चाहिए। इससे कान का पर्दा फटने का डर रहता है तथा सुनने की शक्ति समाप्त हो सकती है। अधिक शोर शराबे वाली जगह पर कान ढक लेने चाहिए। नहाने के समय कान ढक लेने चाहिए। नहाने के समय कानों में पानी नहीं पड़ने देना चाहिए। किसी भी नीम हकीम से कान साफ ना करवाओ बल्कि डॉक्टर की सलाह लो। नाक। अगर नाक की सफाई नहीं की तो गंदी हवा अंदर जा सकती है। अगर जुकाम हो तो नाक को साफ रखना और भी ज़रूरी बन जाता है। नाक साफ करने के लिए रुमाल अलग होना चाहिए। नाक में
उंगलियां कोई भी और वस्तु नहीं डालनी चाहिए। बालों की सफाई। सिर के बाल भी पौष्टिक खुराक चाहते हैं। यह सुंदरता तथा स्वास्थ्य की निशानी है कि बाल लंबे तथा काले हो। बालों की सफाई न करने से सिरकरी तथा जुएं पड़ सकती है तथा बालों की जड़ें सुखस हो जाती है। औरतों को हर रोज नहाते समय बाल साफ करने चाहिए, क्योंकि सारा दिन नंगे सिर रहने से इन पर धूल के कण पड़ रहे रहते हैं। सिख औरतों, पुरुषों तथा बच्चों को समाज में 2 बार केस धोने चाहिए। बाल साफ करने के लिए अच्छे साबुन का प्रयोग करना चाहिए तथा सरसों का तेल बालों की जड़ों पर लगाना चाहिए। नारियल का तेल भी बढ़िया है। खुशबूदार तेलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बालों को हर रोज कंघी करनी चाहिए। बालों को नुकसान पौष्टिक तत्वों की कमी के कारण होता है। बाल झड़ते हैं तथा जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। बालों की सफाई से बाल चमकीले तथा सुंदर एवं चिरस्थायी होते हैं। पैरों की सफाई। पैरों की सफाई आवश्यक है, क्योंकि बहुत सी छूत की बीमारियों के कीटाणु पैरों द्वारा शरीर में दाखिल होते हैं। जूते का इस्तेमाल आवश्यक है। पैरों की हड्डियां नाजुक होती हैं, इसलिए इनकी मालिश करनी तथा स्नान रखना आवश्यक है। जूता तंग नहीं डालना चाहिए। नहाते समय पैरों की उंगलियां, निचला तथा ऊपर वाला भाग अच्छी तरह साफ करने चाहिए। गुप्त अंगों की सफाई। इन अंगों की सफाई आवश्यक है, क्योंकि कई गुप्त रोगों से इन अंगों का प्रभावित होना बना रहता है। मल त्याग, मूत्र त्याग और औरतों के मासिक धर्म के समय सफाई की आवश्यकता है। पेशाब को बहुत देर तक रोक कर नहीं रखना चाहिए। पानी पीने से गुर्दे साफ रहते हैं तथा पथरी की शिकायत नहीं होती। पौष्टिक भोजन के सेवन से, जिसमें ताजे फल, सब्जियां, दूध, मीट तथा अनाज हो, कब्ज आदि की शिकायत कम होती है। औरतों तथा पुरुषों को जनन इंद्रियों की सफाई की तरफ खास ध्यान देना चाहिए। छूत से कई गुप्त रोग लग सकते हैं। रोजाना व्यायाम की महत्ता। शरीर की आरोग्यता और किस विकास के लिए रोजाना व्यायाम आवश्यक है। कसरत करने से काम करने की शक्ति बढ़ती है, हाजमा ठीक रहता है, मोटापा नहीं होता। व्यायाम के कुछ भाग नीचे लिखे हैं। नंबर 1 है, व्यायाम करने से शरीर में खून का दौरा ठीक रहता है। नंबर 2 है, व्यायाम करने से फेफड़ों में ताज़ी हवा पहुंचती है, फेफड़े मजबूत होते हैं तथा अपना काम ठीक तरह से करते हैं। नंबर 3 है, व्यायाम करने से पसीना आता है, जहरीले पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं, चमड़ी का छेद खुल जाते हैं। नंबर 4 है, व्यायाम करने से गुर्दे ठीक तरह से कार्य करते हैं। नंबर 5 है, व्यायाम करने से शरीर की मांसपेशियां ठीक तरह काम करती हैं, शरीर फुर्तीला तथा लचकीला बन जाता है। व्यायाम के नियम। व्यायाम खुली तथा हवादार जगह पर करना चाहिए। भोजन के तुरंत बाद व्यायाम नहीं करना चाहिए तथा ना ही नहाना चाहिए। व्यायाम उतना ही करना चाहिए जिससे थकावट ना हो। व्यायाम करते समय लंबे लंबे सांस लेने चाहिए। व्यायाम के बाद तौलिए से शरीर साफ कर लेना चाहिए, ताकि शरीर को हवा न लगे। व्यायाम की किस्में। व्यायाम कई प्रकार का होता है। प्रातः सैर, नाचना, कूदना, पीटी परेड, घुसंड सवारी आदि। व्यायाम वह ही करना चाहिए जो शरीर के अनुकूल हो। औरतों का घर का काम काज करते ही व्यायाम से हो जाता है। शोर। ए नोट्स और नॉइज। शोर से अभिप्राय है किसी समय किसी ऐसी जगह पर शोर मचाया जाए जिसकी ज़रूरत ना हो। शोर को आजकल समाज का प्रदूषण समझा जाता है। शोर के स्रोत। आवश्यक शोर प्राय निम्नलिखित जगहों पर होता ही रहता है। घर का शोर। घर में कई व्यक्ति ऊंचे ऊंचे रेडियो या टीवी लगाकर रखते हैं। वाहनों का शोर। सड़कों पर चलते वाहन, रेलगाड़ियां, हवा में उड़ते हवाई जहाज अक्सर शोर पैदा करते हैं। उद्योगों का शोर। कई उद्योग ऐसे हैं जहाँ रहना मुश्किल हो जाता है। हर समय उनका शोर जीवन को दुर्बल कर देता है। धार्मिक स्थानों का शोर। यह एक ऐसा शोर है जो गली मोहल्ले गांव में मौजूद है। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। शोर का प्रभाव। बहुत अधिक शोर। अत्यधिक शोर करने से कानों से सुनाई देना बंद हो जाता है, बात सुनती नहीं। कई बार ऐसे दूसरे की बात भी सुनाई नहीं देती। सोने में बेचैनी। शोर नींद को खराब करता है। हादसे। कई बार शोर से हादसे भी हो जाते हैं। बेचैनी। शोर से खून का दबाव बढ़ता है, चिंता, फिर मानसिक रोग लगते हैं।
शोर की रोकथाम। शोर पैदा करने वाले स्थानों पर पाबंदी लगाकर शोर समाप्त किया जा सकता है। शोर को साउंड प्रूफ तकनीक का प्रयोग करके कम किया जा सकता है। कानूनी अवस्था कायम करके शोर मचाने वाली जगहों तथा व्यक्तियों को रोक जा सकता है। शोर का मानवीय जीवन में खलल। हमारे इर्द गिर्द अनेकों प्रकार का शोर और ऊंची आवाज़ें निकलती सुनाई देती है। यातायात का शोर, विमानों के गड़गड़ाहट और विस्फोटों की गूंज हमारे जीवन में सामान्य है। आतिशबाजी और पटाखों का शोर और इनमें से निकलने वाली विषैली गैसें केवल मनुष्य के लिए ही नहीं, अपितु वातावरण में आसपास रहते सभी जीव जंतु इससे प्रभावित होते हैं। ये विषैले तत्व और मारक गैसें हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर बुरा प्रभाव डालती है। पटाखों और आतिशबाजी के साथ वातावरण में कार्बन के कण, धातुओं के ऑक्साइड और विषैली गैस मिलती है। नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉस्फोरस, कार्बन डाइऑक्साइड और गंधक के कण अम्लीय तत्वों से भरपूर होते हैं जो मानवीय स्वास्थ्य पर मारक प्रभाव डालते हैं। शोर और विस्फोटों की आवाज़ बेआरामी और नींद खराब करती है। शोर के मापने का पैमाना डेसिबल है। प्राय हमारे घरों की बातचीत अथवा शोर आदि 60 डेसिबल हो सकता है। हवाई जहाज की आवाज़ का शोर 120 डेसिबल तक पहुंच जाता है। स्वास्थ्य विज्ञानी कहते हैं कि मानवीय जीवन के वातावरण में से उठ रही शोर की तीक्ष्ण आवाज़ें मानवीय स्वास्थ्य के लिए अनेकों प्रकार के विकार उत्पन्न करती है, जैसे रक्त दबाव बढ़ना, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, उल्टी की शिकायत। यहाँ तक कि 80 डेसिबल से अधिक शोर मनुष्यों को बहरा कर सकता है। पढ़ाई के समय अथवा पूजा पाठ करते आवाज़ का शोर 30 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। इस पर कानूनन प्रतिबंध लगाना जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भी यह रोक और प्रतिबंध लगाया हुआ है कि रात्रि 10 बजे से 6 बजे तक कोई शोर शराबे वाली वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि लाउड स्पीकरों और डीजे पर प्रतिबंध का समय निश्चित किया गया है। पटाखों और आतिशबाजी से उत्पन्न हुए शोर पर केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, परंतु लोग इसका उल्लंघन करके 95% ऐसे पटाखे चलाते हैं जिनका शोर 125 डेसिबल है। ये फिर उस समय चलाए जाते हैं जो प्रतिबंध का समय है। ना पटाखे बनाने वाले और ना ही चलाने वाले पटाखों के शोर के प्रति गंभीर है। पर्यावरण सुरक्षा नियम 1986 द्वारा 125 डेसिबल वाले पटाखों को बनाना और बेचना तथा चलाना मना है, परंतु फिर भी कानून का दुरुपयोग हो रहा है। यह माना गया है कि मानवीय स्वास्थ्य के लिए शोर की तीव्रता 60 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए और रात्रि के समय 45 डेसिबल से नहीं बढ़नी चाहिए। परंतु दीपावली तथा अन्य त्योहारों पर हम किसी की परवाह नहीं करते और अपनी मनमर्जी के ऊंची आवाज़ वाले पटाखे चलाते हैं। स्पीकर की आवाज़ ऊंची रखते हैं। इस आवाज़ से पक्षी भी अपने घोंसलों में बैठे डरते हैं। वाहनों की दुर्घटना से कई विकलांग हो जाते हैं, कई मर जाते हैं, कई रोगों के शिकार हो जाते हैं। आवाज़ आवश्यकता है कि अपनी परंपराओं, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखें। शोर मचाने वाली वस्तुओं का त्याग करके मानवीय स्वास्थ्य की रक्षा करें। आवाज़, प्रदूषण और रोग। हमारा दैनिक जीवन शोर और ऊंची आवाज़ों में भरा पड़ा है। यह आवाज़ का प्रदूषण बुरा ही नहीं लगता बल्कि कई रोग भी फैलाता है। देश के औद्योगिक विकास से आवाज़ का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। मोटर, बसों, वाहनों, रेलगाड़ियों, मशीनों, लाउड स्पीकरों, बैंड बाजू, रेडियो, टेलीविज़न ऊंची आवाज़ में चलते सभी शोर के साधन हैं। आंकड़े बताते हैं कि गत कुछ वर्षों में आवाज़ की इस तीव्रता में 10 डेसिबल की वृद्धि हुई है। 0 डेसिबल आवाज़, गली मोहल्लों की आवाज़ें 40 से 70 डेसिबल तक पहुंच जाती है। इस सीमा के पश्चात आवाज़ का शोर प्रबंध होता है। शोर हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे बचना आवश्यक है। खोज के अनुसार 85 डेसिबल के शोर में कम करने वाले व्यक्ति बहरे हो सकते हैं। इससे 120 डेसिबल शोर का गर्भवती माताओं और बच्चों
पर दुष्प्रभाव पड़ता है। शोर का सीधा प्रभाव हमारी शक्ति पर होता है और कई बार ऊंची आवाज़ के शोर के साथ कंपन शुरू हो जाता है। इससे स्नायु, प्राणी और आमाशय भी प्रभावित होता है। ठेयार बर्तन घटने वाले श्रमिक मानसिक रोगों और पेट के रोगों के शिकार हो जाते हैं। प्राय कई देशों में शोर की सीमा अधिकतम 75 से 85 डेसिबल निश्चित दी गई है। बड़े नगरों जैसे कोलकाता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास में शोर की सीमा 90 डेसिबल से अधिक है। इन स्थानों पर शोर सहन करने की सीमा पार कर चुका है। त्योहारों के दिनों में शोर 97 डेसिबल तक रहता है। आवाज़ के प्रदूषण को रोकने के लिए मोटर वाहनों के हॉर्न, आतिशबाजी, लाउड स्पीकर आदि पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कारखानों में मशीनों और रसायन की आवाज़ भी कम करनी चाहिए। शोर वाले संस्थान आबादी से दूर होने चाहिए। आवाज़ के शोर को कम करने के लिए वृक्षों का बहुत महत्व है, इसलिए आबादी वाले क्षेत्रों में वृक्ष लगानी चाहिए। आवाज़ प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाए जाने की भी आवश्यकता है। लोगों को आवाज़ के प्रदूषण की शक्ति के संबंध में स्वस्थ शिक्षा देकर जागृत किया जाना चाहिए। आवाज़ प्रदूषण मानसिकता के लिए खतरा। वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार रेलगाड़ियाँ, ट्रक, बसें, कारों के हॉर्न और डिक्सोडांस 115 डेसिबल तक ही आवाज़ का शोर पैदा करते हैं। बड़े कारखानों में मशीनों की आवाज़ 110 डेसिबल तक पहुंच जाती है और आकाश में उड़ता विमान 140 डेसिबल शोर उत्पन्न करता है। इस प्रदूषण के कारण शहरी आबादी के 40% लोग बहरे हो रहे हैं। मानसिक रोग, हृदय रोग बढ़ रहे हैं। इस प्रदूषण भी भरी आवाज़ के शोर पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। आवाज़ के प्रदूषण से बचाव के लिए सावधानी, ज्ञान और जागृति उत्पन्न करने के लिए शिक्षा देनी आवश्यक है। आवाज़ के प्रदूषण को कम करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को चेतन होना चाहिए और सभी कार चालकों और निजी वाहनों के मालिकों को आवश्यक हॉर्न बजाने से संकोच करना चाहिए। विवाह, शादियों पर डिस्को और डीजे डांस आदि का शोर नहीं करना चाहिए। अपने घर का रेडियो, टेलीविज़न सीमित आवाज़ में रखें। त्योहारों, मेलों पर पटाखे, आतिशबाजी बंद करने चाहिए। पश्चिमी संगीत और पॉप संगीत बंद करने चाहिए तथा जहाँ शोर अधिक हो वहाँ जाने से संकोच करना चाहिए। हंसना एक बढ़िया व्यायाम। विज्ञानियों की खोज के अनुसार हंसना एक सदैवीय वरदान है और शरीर को हाथ रखने के लिए बढ़िया व्यायाम। मन प्रसन्नता से भरा हो तो दृष्टिकोण आशावादी होता है। हंसने से शरीर के हार्मोन्स उत्तेजित होते हैं और तंदुरुस्ती तथा इम्यूनिटी बढ़ती है। प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति अधिक चुस्त होते हैं और नशे, शराबखोरी और धूम्रपान भी नहीं करते। विशेषज्ञ कहते हैं कि हंसना एक बढ़िया व्यायाम है। हंसना अथवा जॉगिंग करना एक समान है। हंसमुख व्यक्ति मधुमेह, हृदय रोग, रक्त के दबाव जैसे रोगों से भी बचा रहता है। यदि पूर्णतः स्वस्थ रहता है तो हृदय की गहराइयों से हंसना बढ़िया होता है। बनावटी हंसी तो मात्र दिखावा है। हंसना एक कला है और इसकी जांच के लिए बड़े नगरों में लाफ्टर क्लब खोले गए हैं। लाफ्टर क्लब आजकल के तनावपूर्ण जीवन में नयापन और तंदुरुस्ती ला रहे हैं। हंसमुख मनुष्य जीवन का पूरा आनंद लेता है और इसके चेहरे पर समृद्धि और संतुष्टि की झलक दिखाई देती है। वह प्रभावशाली व्यक्तिगत का स्वामी होता है। गंभीर और उदास रहने वाले व्यक्ति का चेहरा प्रवाहहीन उदासी से भरा और लटक रहता है। वह निराशावादी व्यक्तिगत का स्वामी पतन का सूचक है। हंसमुख व्यक्ति वातावरण को सुहाना और प्रसन्नता से परिपूर्ण कर देता है, जबकि एक उदास व्यक्ति कम और खामोशी के वातावरण की सृजन करता है। उदास और अप्रसन्न रहने वाले व्यक्ति की आयु भी घटती है और कई मानसिक रोग भी लग जाते हैं। हंसना मानवीय स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए एक बढ़िया टॉनिक है जो पूर्णतः निःशुल्क प्राप्त होता है, मतलब फ्री प्राप्त होता है। स्वास्थ्य के प्रति फुर्सत के कुछ पल। वर्तमान मनुष्य का जीवन पूर्णतः तनाव से परिपूर्ण है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वह निजी, सामाजिक, आर्थिक अथवा शैक्षिक है, में कठोर तनावबाजी की अवस्था में से मनुष्य गुजर रहा है।
जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति ही किसी न किसी उलझन में फंसा हुआ नजर आता है। मायूसी, थकावट, घबराहट मानवीय चेहरों पर बसी हुई है। ऐसी तनावपूर्ण और व्यवस्था भरे जीवन में से फुर्सत के कुछ पल कैसे निकाले जाए, इसके प्रति ज्ञान प्राप्त करना वर्तमान काल के मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। कई व्यक्तियों की ऐसी आदत बनी होती है कि वे देर रात्रि सोने तक किसी न किसी कार्य में व्यस्त रहते हैं। इसके प्रति वे गौरव भी अनुभव करते हैं। वे यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं कि शायद उनकी कार्य शक्ति काफ़ी प्रबल है। वे दिन भर में थोड़ा सा भी आराम नहीं करते। आवास को एक अनावश्यक सी वस्तु समझकर इस संबंध में पूरी तरह लापरवाह रहते हैं। जबकि स्वस्थ शिक्षा के नियम यह कहते हैं कि दिन भर की मेहनत और थक टूट पर बाद में मानवीय शरीर और मन के लिए आराम करना बहुत आवश्यक है। इस नियम की उपेक्षा न करते हुए यदि आवश्यकता अनुसार थोड़ा आराम कर लिया जाए तो मानवीय शरीर में नए सिरे से ऊर्जा और फुर्तीलापन उत्पन्न हो जाने के कारण अधूरा छोड़ा कार्य थोड़े समय में ही पूरा कर लिया जाता है। अक्सर इसके प्रति हमारा पूर्ण ध्यान नहीं देते। यदि हम दिन भर को और परिश्रम में जुटे हो रहते हैं तो बीच में से कुछ समय निकलकर आराम कर लेना लाभ प्राप्त रहता है। एक ही बार लगातार थक कर लेटने से काम के दौरान ही फुर्सत के कुछ पल निकलकर थोड़ा समय सुस्ता लेने से शारीरिक शक्ति की एकसारता बनी रहती है। व्यवस्था भरे जीवन में शारीरिक सुस्ती बनाए रखने के लिए दोपहर का भोजन खाने से थोड़ा समय पूर्ण और कुछ समय पश्चात तक विश्राम करना शारीरिक कुशलता के लिए आवश्यक है। इस ढंग का प्रयोग करना भी आसान है। आप बाहर काम में लगे हुए हो, कार्यालय में अथवा घर में ही व्यस्त हो तो दोपहर के समय 20 से 25 मिनटों के लिए फर्श, जमीन पर ही अथवा चारपाई पर सीधे टांगे पसार कर और आंखें बंद करके लेट जाए। बिल्कुल निश्चित और बेफिरकी के इन फुर्सत के पलों में आप अनुभव करेंगे कि समूचे शरीर में ताज़ापन दाखिल हो गया है। इसी प्रकार सराय के समय भी यदि खाना खाने से पूर्व और बाद भी ऐसा हल्का फुल्का व्यायाम कर लिया जाए तो दिन भर की थकान छूमंतर हो जाती है। रात्रि का भोजन लेने के पश्चात 15 से 20 मिनट पश्चात पानी का एक गिलास पी लें। बिस्तर पर 5 मिनट के लिए पहले बाईं ओर लेटो और फिर दाईं करवट। ऐसा करने से थकान रहित गूढ़ी निद्रा का आनंद आप ले सकेंगे। निरंतर प्राय से रात्रि तक कार्य करते रहने की आदत बहुत अच्छी तो नहीं, परंतु यदि व्यायाम की व्यवस्था के अनुसार ऐसा करना भी पड़ता तो यह आवश्यक है कि कामकाज के दौरान ही 2-4 बार शरीर और मन के लिए विश्राम व्यवस्था अपनानी चाहिए ताकि दीर्घ समय तक कार्य करने की शक्ति और इच्छा बनी रहे। जितने व्यक्ति अपनी व्यवस्था के दौरान विश्राम रूपी इस मनोरंजन को पूरे नियम के साथ करते रहते हैं उनके मार्ग में कोई भी बाधा नहीं आती और न ही वे थकान अनुभव करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी दिन भर की व्यवस्थाओं को ऐसे रचनात्मक ढंग से पूर्ण करने की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए ताकि अधाकित कार्य के साथ शारीरिक और मानसिक मनोरंजन भी होता रहे। कई बार फुर्सत के समय के दौरान हम विश्राम करने के स्थान पर फुजूल और बेफिजूल बातों में पढ़कर समय स्वस्थ गंवा देते हैं। छोटी मोटी बहसों में पढ़कर तनाव और चिड़चिड़ापन पैदा करते हैं। इन बातों से शरीर और मन को कोई आराम नहीं मिलता। साधारण और कामकाजी पुरुष के लिए अपने जीवन की व्यवस्थाओं में पूर्णतः सम्मत होते हुए भी अपने अचेत मन में उत्साह की अनुभूति बनाए रखनी चाहिए। शारीरिक थकान मन की सोच को सुस्त करती है, परंतु यदि मन में उत्साह और मनोरंजन की चेतना जागृत हो तो मनुष्य कामकाज के दौरान पूर्णतः तनाव मुक्त और प्रसन्न रहता है। मानवीय शरीर का प्रत्येक अंग प्यार और दिलासा मांगता है। हाथ पांव, टांगे, भाई, कंधे, आंखें, कान, गर्दन सारे ही कामकाजी प्रक्रिया के दौरान
शरीर के भागीदार होते हैं। यदि इनके साथ कुछ एक फुर्सत के पल निकलकर प्रेमपूर्ण स्वस्थ वार्तालाप कर लिया जाए तो ये खिल उठते हैं, भाग भाग कर शारीरिक मेल जोल में स्वास्थ्य को शामिल करते हैं। नहीं तो नींद भरी आंखें स्व में बंद होने लगती है। दर्द के साथ भरी टांगें एक भी पग आगे चलने की सहमति नहीं देती, बल्कि नींद नहीं हो भरी आंखें, नहीं तो हाथ कांपते हैं और चेहरे पर उदासी छाई होती है। यह तभी घटता है मनुष्य इसके प्रति बेदर्दी और लापरवाही का प्रयोग करता है। मानवीय शरीर एक मशीन की भांति है। मशीन का प्रत्येक पुर्जा कार्य के समय कार्यशील होता है। एक समझदार मैकेनिक प्रत्येक पुर्जे को तेल और ग्रीस देकर रखता है ताकि वह निश्चित कार्य करता रहे। यदि मैकेनिक ऐसा करने में लापरवाही का प्रयोग करता है तो स्पष्ट है कि पुर्जा खींचना इसका आकार छोटा होगा और समय पाकर वह समूची मशीनरी को नकारा कर देगा। इसी प्रकार मानवीय शरीर भी बहुत सूक्ष्म तत्वों का बना हुआ है। इसमें बेशमात भी बुनियादा नहीं किया, इसका दुरुपयोग करके हम इसको नष्ट कर दे। अपने ही शरीर के प्रति अंधिता का प्रयोग करके हम मानवीय अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि शारीरिक प्रफुल्लता को स्वस्थ, ताज़ा और फुर्तीला बनाए रखने के लिए इसके विश्राम और मनोरंजन की ओर पूर्ण ध्यान दें, तो ही हम प्रभु के इस अमूल्य उपहार की सुचारू संभाल कर सकेंगे। पेट के कृमि और परजीवी। पेट के आंतों में कई प्रकार के कृमि तथा अन्य परजीवी होते हैं जो कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। सोच में कई बार कृमि दिखाई देते हैं। धागा कृमि, फीता कृमि और केंचुए आदि ही मल में दिखाई देते हैं, परंतु कुंडलीदार और विवाही कृमि भोजन वाली आंत में होते हैं। प्राय पेट और आंतों की कृमि और परजीवी इस प्रकार है। गोल कृमि, ये सफ़ेद अथवा गुलाबी रंग के 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। ये कृमि के अंडों फैलाते हैं और स्वास्थ्य की कमी के कारण मुंह द्वारा दूसरे व्यक्ति के अंदर चले जाते हैं। इसको कहते हैं। ये कृमि रक्त संचार द्वारा फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। इससे सूख, खांसी और निमोनिया हो सकता है। बेचैनी और भोजन पाचन की कमजोरी हो सकती है। इससे बचाव के लिए भोजन खाने से पूर्व हाथ धोए, भोजन को मक्खियों से बचाएं। धागा कृमि, ये बारीक धागे की भांति सफ़ेद रंग के 1 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। ये कृमि गुर्दा के बाहर हजारों की संख्या में अंडे देते हैं। वह खारिश होती है। खारिश करने से ये हाथों के नाखूनों में फंस जाते हैं और भोजन द्वारा शरीर में चले जाते हैं। इनमें बचाव के लिए नाखूनों काट कर रखें। खारिश करने के पश्चात हाथ और नाखून अच्छी तरह साफ कर ले। हुक कृमि, यह 1 सेंटीमीटर लंबे लाल रंग के होते हैं। इनको दूर स्तन दूरबीन द्वारा देखा जाता है। इनके रक्तलाभ हो जाती है और रंग पीला हो जाता है तथा मिट्टी खाने को जी करता है। मल की जांच करवाकर इस इलाज करो। इसका अंग्रेजी नाम है फीता कृमि। इसको ट्रेमा भी कहते हैं। यह कृमि हाथों में कई मीटर लंबे फैलते हैं। ये सफ़ेद रंग के चपटे होते हैं। गाय, सूअर अथवा मछली के मल को यदि अच्छी प्रकार पकाकर ना खाया जाए तो ये कृमि उत्पन्न हो जाते हैं। इनमें से पेट में दर्द होता है। यदि इसका लार्वा मस्तिष्क में घुस जाए तो खतरनाक होता है। स्वस्थ रखने से इससे बचा जा सकता है।